उकराहा गांव के रतु सिंह ने हमें प्रेम से 5 बेर ला कर दिए। बसना में जो कुछ देखा था। रतु सिंह की एक सरल मुस्कुराहट ने सबको पहुंच मेट दिया। उससे पूछा गया कि जब यह बाजरा भी नहीं मिलेगा तो क्या करोगे, क्या होगा? उसने भी उसी तरह सरलता से जवाब दिया, होते कि खाइला ना मिलते तो मरते, खाने को नहीं मिलेगा तो मरेंगे, और क्या होगा? और क्या होगा? रतु सिंह मर जाएगा तो क्या होगा? इतने लोग मर गए तो क्या क्या हुआ? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पिछले हफ्ते मैंने एक पुस्तक पढ़ी जिसका कि नाम है ऋण जल धन जल। ये फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, जो कि एक संस्मरण है। 2 भाग हैं। 1975 के बाढ़ की चर्चा, पटना के आसपास के इलाकों में जो बाढ़ का पानी घुस आया था उसकी चर्चा है, और 1966 में जो सूखा बिहार में आया था, जो हर वर्ष ही आता है, अब भी थोड़ा बहुत, लेकिन उस वक्त ये 70 के दशक, 60 के दशक या 80 के दशक में जो बाढ़ और सुखाड़ दोनों बिहार को लील लेता था, उसकी चर्चा है। और बाढ़ तो कहीं ना कहीं आज भी जस की तस एक समस्या बनी हुई, और सूखा कहीं ना कहीं थोड़ा कम हुआ है, लेकिन आज बिहार झारखंड समेत सम्मिलित इलाकों में कई जगहें आज भी हैं, जो बिहार में भी है और झारखंड में भी, जहाँ स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं हैं। खैर, मैं पहले प्रसंग बाढ़ पर आता हूँ। तो पुनपुन और गंगा का पानी पटना के शहरी इलाकों में भी घुस आया है। सरकारें, रेडियो प्रसारण की क्या स्थिति है, सब कुछ को अक्षरशः सच्चाई के साथ बयां करते हैं रेणु कि दिल्ली की उपेक्षा, दिल्ली की उदासीनता तब भी बिहार की ओर है, और कैसे शहरी इलाकों में जहाँ कुछ व्यवस्थाएं तो हैं, फिर भी जो लोग बाढ़ में फंसे हैं उन तक अनाज, खाना पहुंचने में कितना दिन लग जाता है। खैर, मैं इसका एक शीर्षक पंछी की लाश, बस इस शीर्षक के एक प्रसंग को मैं पढ़ूंगा और पूरे भाग में रेणु क्या कहना चाहते हैं वह स्पष्ट हो जाएगा। खैर, मैं इसके पिछले भाग से शुरू करता हूँ, इस शीर्षक के पिछले भाग से शुरू करता हूँ। निबंधमाला द्वितीय खंड। पृष्ठ उल्टाया और पढ़ना शुरू किया तो अचरज के मारे बहुत देर तक चुपचाप कमरे के कोने में बैठकर ठाकुर को देखता रहा। यह कैसा संयोग! पृष्ठ उल्टाया और यहाँ भी बाढ़ का प्रसंग। यह क्या संपूर्ण काकतालीय संयोग है! और रविंद्र ठाकुर की भी पंछी की लाश पर ही दृष्टि पड़ी थी। पढ़ना शुरू करता हूँ। सियालदह, 9 अगस्त 1984। मुझे लगता है यह 1884 होगा शायद, यहाँ कुछ त्रुटि है। नदी एक बारे कानाए भेरे गे छे, ओ पारटा प्राय देखे जाए ना। आज देखते पेलुम छोटो एकटी मृत पाखी स्रोते भेसे आसछे, आर मृत्युर इतिहास बेस बोझा जाच्छे। किसी एक गांव के बाहर बाग में आम की डाली पर उसका बासा घोंसला रहा होगा। सांझ को बासा में लौटकर संगी साथियों के नरम नरम डैनों के साथ अपना पंख मिलाकर शांत देह सो रहा होगा। हठात पद्मा ने जरा करवट ली और पेड़ के नीचे की मिट्टी अर्राकर धंस गई। निर्ज्योत पंछी ने हठात एक मुहूर्त के लिए जगकर चैं किया। इसके बाद फिर उसको जागना नहीं पड़ा। और इसी प्रसंग के समांतर समकक्ष एक प्रसंग, जिसको स्थापित करने के लिए इस शीर्षक के अंतिम भाग में रेणु इस प्रसंग की चर्चा करते हैं, जो ठाकुर रविंद्रनाथ की रचना का एक भाग था। बचपन से बाढ़ शब्द सुनते ही
विगलित होने और बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में जाकर काम करने की अदम्य प्रवृत्ति के पीछे सावन भादो नामक एक करुण ग्राम्य गीत है, जिसे मेरी बड़ी बहन अपनी सहेलियों के साथ सावन भादो के महीने में गाया करती थी। आषाढ़ चढ़ते ही ससुराल में नई बसने वाली बेटी को नैहर बुला लिया जाता है। मेरा अनुमान है कि सारे उत्तर बिहार के नव विवाहितों बेटियों को सावन भादों के समय नहर से बुलावा आ जाता है, और जिसके कोई लिवाने नहीं जाता वह बेचारी दिन भर वर्षा के पानी कीचड़ में भीगती हुई गृह कार्य संपन्न करने के बाद रात भर नहर की याद में आंसुओं की वर्षा में भीगती रहती है। सावन भादो गीत में ऐसे ही ससुराल की नई बसने वाली कन्या की करुण कहानी है। काशी फूटल कसामल रे देवा, बाबा मोर सुधियो न लेल, बाबा भेल निर्मोहिया रे देवा, भैयो के भेजियो न देल, भैया भेल कचरहैया रे देवा, भौजी बिसरी कैसे दिल। अब तो चारों ओर काश भी फूल गए हैं, यानी वर्षा का मौसम बीतने को है। पिछली बार तो बाबा खुद आए थे, इस बार बाबा ने सुधि नहीं ली, बाबा अब निर्मोही हो गए हैं। भैया को जमीन जगह के मामले में हमेशा कचहरी में रहना पड़ता है, लेकिन मेरी प्यारी भाभी मुझे कैसे भूल गई। भाभी भूली नहीं थी, उसने अपने पति को ताने देकर बुलाने के लिए भेजा। भाई अपनी बहन को लिवाने गया। इसके बाद गीत की धुन बदल जाती है। कल तक रोने वाली बहुरिया प्रसन्न होकर नंदों और सहेलियों से कहती है, हाँ रे सुन सखिया, सावन भादव के उमड़ल नदिया, भैया अले बहनी बुलावे ले सुन सखिया। ओ ननद सखी, सावन भादो की नदी उमड़ी हुई है, फिर भी मेरे भैया मुझे बुलाने आए हैं। तुम जरा सास जी से पैरवी कर दो कि मुझे जल्द विदा कर दें। सास कहती है, मैं नहीं जानती, अपने ससुर से कहो। ससुर ताने देकर कहता है कि नदी वाले इलाके में बेटी की शादी के बाद दहेज में नाव क्यों नहीं दिया। अंत में पतिदेव कुछ शर्तों के साथ विदा करने को राजी होते हैं। ससुराल की दुखिया दुल्हन हंसी खुशी से भाई के साथ मायके की ओर विदा होती है, लेकिन नदी के घाट पर आकर देखा कहीं कोई नाव नहीं। अब क्या करे। भाई ने हिम्मत से काम लिया। काश कुश काटकर मूंज की डोरी बनाकर और केले के पौधे के तने का एक बेड़ा बनाया, और पर सवार होकर भाई बहन उमड़ी हुई कोसी की धारा को पार करने लगे। किंतु नदी में पहुंचते ही लहरें तेज हो गई, बेड़ा डगमग करने लगा और आखिर कटी गेल काशी कुशी, छितरा गेल था हम्बा, खुली गेल मूंज के डोरिया रे सुन सखिया, बिछी नदिया में अले हिलोरबा, छूटी गेल भैया के भैया रे सुन सखिया, डूबी गेल भैया के बेड़वा रे सुन सखिया। नदी के उताल तरंगों और घूर्णी चक्रों में फंसकर बेड़ा टूट गया। भाई का हाथ छूट गया और भाई का बेड़ा डूब गया। भाई ने तैरकर बहन को बचाने की चेष्टा की, किंतु तेज धारा में सफल रहा। डूबती हुई बहन ने अपना अंतिम संदेश दिया, माँ के नाम, बाप के नाम। फिर किसी बेटी को सावन भादों के समय नहर बुलाने में कभी देरी नहीं करें, और देरी हो जाए तो जामुन का पेड़ कटवा कर नाव बनवाएं और तभी लड़की को लिवाने भेजें। तकिए का गिलाफ भीग गया, गीत की पंक्तियां मन में गूंजती रही और आंखें बरसती रही। ऐसा हमेशा हुआ है। खुद बाढ़ के इलाके में पैदा होने वाले और उत्तर भारत से ही ताल्लुक़ रखने वाले रेणु इस विभीषिका को किस तरह लिखते हैं, उकेरते हैं, शब्दबद्ध करते हैं, आपने देखा। और आश्चर्य होता है मुझे कि यह 1975 की घटना है, और आज भी कोई लेखक जाए उत्तर भारत के ग्रामीण जीवन को देखे तो यही बाढ़, यही गरीबी, यही विभीषिका उसे देखने को मिलेगा। सचमुच 50 वर्ष, इतना कम से कम आधा दशक नहीं, 5 दशक और आधी शताब्दी बीत गई, लेकिन स्थितियां नहीं बदली। तो पहले भाग में ऐसे ही कई शीर्षक हैं। कलाकारों की रिलीफ पार्टी, ये जो मैंने अभी पढ़ा, पंछी की लाश, जो बोले सो निहाल, कैसे जो बिहार के
बिहार में जन्मे सिख हैं। जैसे सिखों को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो सारे पंजाब से या हरियाणा से या राजस्थान से ही होंगे। नहीं भाई, बिहार में भी सिख हैं और कैसे वो सेवा कार्य कर रहे हैं। देखिए समय का चक्र किस तरह घूमता है। आज राजनैतिक कारणों से ही सिख धर्म जो सेवा के लिए जाना जाता था, आज बहुत से विडंबनाएं वहाँ प्रकट हो गई हैं। तो मैं धर्म की बात नहीं करता हूँ। धर्म से मानव जीवन को क्या मिला नहीं मिला वो एक अलग बहस है, लेकिन अवश्य ही गुरु नानक ने सिख धर्म को सेवा भाव और उनके भीतर जो करुणा थी उससे प्रेरित होकर शुरू किया। तो इस तरह जो बाढ़ है ये भाग खत्म हो जाता है और अंत में सबसे अंतिम शीर्षक जो है मानुष बने रहो, ये इसी शीर्षक से खत्म करते हैं रेणु पहले भाग को और बताते हैं कि कैसे हम ऐसी विभीषिका में जो मानव जनित है या प्राकृतिक है, आप इसे मानव जनित कह सकते हैं क्योंकि मानव ने ही पेड़ों को काटा, जंगलों को काटा और हम उस ओर बढ़ ही रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा मेरा भी हाथ है, हर व्यक्ति शामिल है, हर व्यक्ति उस खून खराबे में, इस धरती के अफसान में, इस प्रकृति के दोहन में शामिल है। मैं भी, आप भी, सब कोई। लेकिन जो कहते हैं बुद्ध, चूँकि यहाँ बिहार की चर्चा हो रही है, तो जो कहते हैं बुद्ध मध्य मार्ग, हम भूखे भी नहीं रह सकते हैं लेकिन एक्सट्रीम कंज्यूमरिज्म जो है उस ओर नहीं जाए, कहीं बीच में आए, क्योंकि जीना तो है, जीवन तो है, तो मध्य मार्ग अपनाया जा सकता है। तो शायद इसका हल निकल आए और ये जो विभीषिकाएँ हैं शायद थोड़ा कम हो। खैर मैं दूसरे भाग पर आता हूँ, सूखा। रेणु सूखा 1966 बिहार, दक्षिण बिहार, झारखंड बिहार सम्मिलित, अंग का क्षेत्र, मगध का क्षेत्र और झारखंड में भी अंग और मगध में आने वाला क्षेत्र। क्या आज परिस्थितियां बदल गई हैं? शायद नहीं, सब और तो नहीं। आज भी दक्षिण बिहार भुखमरी, कुपोषण और चर्म रोग से ग्रसित है। आज तो सारा बिहार ही चर्म रोग से कम ग्रसित है। ऐसी स्थिति का कारक कौन? राजनीति, अकर्मण्यता, जाति, ये 3 कारण सबसे महत्वपूर्ण। और चूंकि पहला भाग जो है वो पुनपुन और गंगा के बाढ़, जो कि पटना के शहरी इलाकों में जो पानी घुस आया है उसकी चर्चा है। उत्तर भारत में आने वाले बाढ़ और कहीं ना कहीं जहाँ से रेणु हैं, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, वो कोसी का इलाका, या कह सके तो दक्षिण बिहार का भी अंग क्षेत्र, मुंगेर, भागलपुर, जहाँ गंगा जो है सबको लील लेती है, उस भाग की चर्चा ना करते हुए चूँकि पटना के आसपास के क्षेत्र की चर्चा करते हैं, तो उत्तर भारत में बाढ़ की क्या विभीषिका है वो शायद अगर रेणु लिखते, उस क्षेत्र की स्थिति को बयां करते, तो रेणु भी शायद लिख नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा कि वो खुद जो है सेवा कार्य करते थे। तो शायद अच्छा है कि हम उस विभीषिका को नहीं पढ़ पाए शायद, या शायद वो लिखते तो अच्छा भी होता। खैर
आगे बढ़ते हैं। दक्षिण बिहार। दक्षिण बिहार का सूखा। और इन प्रसंगों में एक बहुत महत्वपूर्ण बात की महान लेखक, कवि, दिनमान के संपादक अज्ञेय, जो इस भाग में पूरे वक्त रेणु के साथ है, एक आदरपूर्ण लज्जा जो रेणु के मन में अज्ञेय के लिए है, वो भी दिखता है, जो बहुत ही सुखद लगता है, सुंदर लगता है इन सारे प्रसंगों के बीच। और कैसे वो हर एक गांव जाने की कोशिश करते हैं, नालंदा से लेकर पलामू तक, हजारीबाग, कोडरमा, सिंगू के इलाके तक। तो क्या क्या स्थिति थी दक्षिण बिहार की। बुद्ध का वो क्षेत्र, बुद्ध जहाँ निर्वाण प्राप्त करते हैं, जहाँ बौद्धिक हो जाते हैं, उस क्षेत्र के क्या हालात हैं, ये आप सुनिए। भूमि दर्शन की भूमिका, भाग 4। एक झोपड़े से झांकती है एक जोड़ी गुस्से से भरी तेज आंखें, एक 7-8 साल की बच्ची की। उसकी अधेर मां हड़बड़ाकर उठ बैठती है, कपड़े से अपनी देह ढकती है, गुस्से में कुछ बुदबुदाती है। दूसरे, तीसरे, फिर चौथे झोपड़े के प्राणी भी कुनमुनाकर निकलते हैं। बच्चे, बूढ़ियां, अधेर और जवान औरतें, मर्द एक भी नहीं। एक नंग धड़ंग चीती कौड़ियों जैसी आंखों वाले दुबले पतले बीमार बालक के सिवा कोई नर नहीं है, कोई पुरुष नहीं है। पलायन जो आज भी बिहार का सत्य है, और 70 के दशक की बात हो रही है, तब भी बिहार का सत्य था। और आज हम लगभग 65 वर्ष, या कहें कि 60 वर्ष बीत गए, कहानी जस की तस है। आज भी हम भर कर जाते हैं ट्रेनों में, मुंबई, दिल्ली की ओर रवाना होते हैं। वहीं अपने सपनों का घर है, बहुत छोटा सा घर, शायद 5x5 और उससे भी छोटा 4x4 का कमरा। वही अपने सपनों का घर, जहाँ छत से सर टकरा जाए और जमीन में उधर गिर जाए, ऐसा। हम में से कोई भी मगही बोलना नहीं जानता, लेकिन मेरा विश्वास है कि जो थोड़ी सी भी मैथिली या बांग्ला अथवा भोजपुरी, यहाँ तक कि ठेठ हिंदी बोल ले सकते हैं, वे समय पड़ने पर मगही बोल समझ सकते हैं। बोली के लय को पकड़कर मैं न जाने कौन सी भाषा बोलने लगता हूँ। मगही जानने वाले से शुद्ध मगही नहीं माने, समझ सब कुछ लेंगे। भाषा के बारे में बात करते हैं रेणु, और कैसे बंगाली का सम्मिश्रण पूरी रचना में। और मैं इससे भी पहले जब रेणु को पढ़ा करता था, मैंने उनकी जो 2-3 रचनाएं मैंने पढ़ रखी, उसमें बंगाली का पुट जो मिलता है, उससे ऐसा लगता है कि कम से कम बिहार की जो भाषाएं हैं, हिंदी को छोड़ दें जो खड़ी है, उसको छोड़ दें, कम से कम बिहार की जो भाषाएं हैं वो बांग्ला जैसे ही लगती है, या कहें कि दोनों बहुत ही समकक्ष हैं। तो कल तक तो राजनीतिक रूप से जो भी हो, सांस्कृतिक रूप से बंगाल और बिहार बहुत ही आसपास ही हुआ करता था। आज परिस्थितियां बदल गई हों तो बदल गई हों, और उसके राजनीतिक कारण अवश्य हैं। मैं बोला, गांव में कोनो मरद पुरुखवन के पता न है, कहाँ गेल है सब, जैते कहाँ कमावे कोड़ेला। तुरंत जवाब मिला, चूल्हावा में की पकत है, धुइयां देखत है, पकते की पके के है की, लड़कोरिया लेल गोइठवा के अंगिया सुलगत है, ओकरे धुइयां पके कोई कुछ ना है। तई बचवा सब की खाइत, कि
गे तोर नाम की, बोला न लजावे का है काहे, ई लड़का केकर है, बीमार है, ओ भुक्खल है, खाए बिन ना एकर ऐसन दशा है। मेरी बातचीत सुनकर तनाव कुछ कम हुआ। मुझे लगा चारों ओर तनी हुई कमानियां अचानक ढीली हो गई। वे करीब आने लगी। आधा दर्जन से अधिक भूखी माताओं के बीच मैंने अनुभव किया गांव की दादी, फूफी, काकी, मौसी चारों ओर से दौड़ कर आई है मेरे आने की खबर सुनकर, बाल बच्चों को लेकर। 5 जन केर मजदूरी, 5 मुट्ठी यह खेसारी देख। खेसारियों निपटल घुनाइल से देख। मालिकवन के कौन फिकर, घर में अनाज पानी भरल है। हमनिया के उपजाइल ओसाइल बरायल और घर में सैतल अनजवा देखल। अनजवा कहाँ चल जत भैया, अपने बिजली के कुइयां खना रहल है। गरीबन के देखे वाला कोनो नहीं। 7 दिन के लड़कोड़िया के ही खेसारी के घट्ठा, हे परमेश्वर ऐसन कभी न देखनी। मैये के ना खाइल मिल तो बचवा जियत कैसे, दूधबे न होए है। कीप ऑन टॉकिंग। यायावर अपने कैमरे के व्यू फाइंडर से देखते हुए कहते हैं, तुहार नाम की होगे? मैं पूछता हूँ उस तेज और गुस्से वाली आंखों वाली एक 7-8 साल की लड़की से जो अपनी बेटी जैसी लगती है। बोल न गे, बता दहिक न गे। जसोदा बा जसोदा माई, जितेंद्र कहते हैं। सूखे मुखड़े पर मुस्कुराहट खेल गई। मैं यशोदा का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचता हूँ। वह नाराज और कुछ डरी सी, ठीक अपनी बेटी जैसी, मुंह से सिर्फ बकबक उच्चारण करके घुड़कती हुई निगाह से देखती है। सौर घर से झांक कर देखती है। एक सूखी पीली युवती माता चिथड़े में लिपटे हुए शिशु की ओर दिखलाकर अपनी बहन से हंसकर कहती है, ई अकलवा के भी छापी उतरवा दे। अकाल और सूखा में जन्मे हुए बच्चे का नाम अकालू और सुखाड़ी नहीं तो क्या होगा? पूछता हूँ, अकलवा के छठी कहिया भेल? कल ही तो। कीप ऑन टॉकिंग। अकलवा के महतारिया के नाम की? बच्ची देवी। अकलवा के मौसी है ना, एकर नाम की? कलेश्वरी देवी। भात खैला केतक दिन भेल? इस सवाल पर सभी हंस पड़ी। एक बोली, ए हैं आसीने में भात खैले। तोहार की नाम रे बबुआ? विनोदपा। चित्ती गौड़ी सी आंखें वाला बीमार बालक चह चह कर बोला, विनोदबा नाम है। विनोदबा केर बाप कहाँ? कलकत्ता में बहनोई बिजली कंपनी में काज करत हुए ओकर लंग कोनो सरकारी कार्ड उड भेटले है केकरो के गांव में, लाल रंग के कार्ड? इस सवाल पर वे फिर हंसी, इस बार शुष्क हंसी। कहाँ मिलल है कटवा? कटवा भेटो करत तो दुकनवा में तो अनाजे नाही। मालिकवन के करेजा में तनिको दया धर्म नाही। जेकरा खातिर बाप दादा से लेकर हम लइका पोता हड्डी गला के रंगा कैलक, ओकरा सबके नज़र में पानी नहीं। मालिक टोले का एक आदमी बहुत देर तक चुपचाप गप सुन रहा था। मौका मिलते ही बोल उठा, अरे आदमी के खिलावे वाला कौन बाप का बेटा जन्म लिया है, भगवान जिसका चाहे खिलावे। उसकी बात पूरी नहीं हो पाई थी कि बिंदुआ की माँ बोली, अरे भगवान भगवान मलिकवने सबके ओर नहीं तो भगवानो आन्हर है कि बहिर है, हाय रे ऐसन अन्याय। 3 दिन पर हमन के एको मरुओं के रोटी न मिलल होन। कर हवेली में पूर्णमासी में सत्यनारायण जी के कथा में पूरी बुनिया केर जवार रुआ वैसन की बोलो मत। चोरी में पकड़ा देगा, डकैती में फंसा देगा, जेल में देगा तो उन्हें दे दे, जेलवा में खाए तो मिलत। गरीब के देखे वाला कोई नहीं। ठीक बात, जितेंद्र ने आंख मुदे सिर झुकाए हुए कहा। मलिकवन के घर हैजा फैती मैं सिहर उठा। इस श्राप से जितेंद्र ने भी सिर हिलाकर हूँ किया। बूढ़ी रुक गई। पेटवा चढ़े तो मुंह में गरिया निकसय है। थरियो लोटबो बेचैली बकरी बकरा सब इजारा तो कितना के अगिया जरतई कैसे। लकड़ियों जलावनो सब मालिकवे के आग लगो उनकर। विनोदवा इधर आ, यहाँ सामने। यायावर के कैमरे
को उसकी आंखें छेद देंगी ऐसा लगा। रोशनी एकदम कम हो गई। फ्लैश चमका तो विनोदवा के चेहरे पर आतंक की एक हल्की सी झलक देखने को मिली, जिसे देखकर सब हंस पड़े। यशोदा माई, विनोदवा, इससे आगे क्या कहूँ, क्या कहना चाहिए? कह दूँ जाकर खाना भेज दूंगा, दूध भेज दूंगा, दवा भेज दूंगा, क्या कह दूँ? हम यहाँ क्यों आए? यह क्या देखा? आगे अब चुपचाप खड़े हैं। जितेंद्र का मुंह एकदम लाल हो गया। मैं विदा मांगने के लिए शब्द ढूंढ रहा हूँ तब अब हम चलित हैं, फिर आए। अच्छा तो प्रणाम प्रणाम। हम न जाने कहाँ आए थे, इन्फर्नो, नरक में या पाराडीसो में, या यानी स्वर्ग में। हम कौन हैं? यह कौन लोग था? यह कौन सा युग था? हम कहाँ हैं? उलट कर देखा, सब एकटक हमारी ओर देख रही थी। गांव से विदाई के दिन गांव के हर टोले की औरत गांव के आदमी को इसी तरह खड़ी होकर देखती हैं। न हाथ हिलाती है और न रुमाल। चित्ती कौड़ी जैसी आंखों वाले दुबला पतला भूखा विनोदवा, भूखी जसोदा, भूखी बच्ची देवी दाने को तरसती कलेश्वरी और सूखी माँ की छाती को चूसता 7 दिन का शिशु अकलवा। इन्हें मैं क्यों कह दिया कि मैं फिर आऊंगा? मैं कोसला गांव फिर कभी नहीं आना चाहता, कभी नहीं आऊंगा यहाँ, क्योंकि जानता हूँ जब लौट कर आऊंगा तो देखूंगा जसोदा नहीं अथवा अकलवा अपनी माँ को खाकर चल बसा है। सुनूंगा विनोदवा को आखिरी दिन घुनी के साड़ी का गट्ठा भी नहीं मिल सका। मैं खोजूंगा यहाँ कोई कोसला गांव था जहाँ जसोदा थी, जसोदा माई, जसोदा बेटी। तो ऐसे प्रसंग हैं इस भूमि दर्शन की भूमिका में, और ऐसे कई प्रसंग हैं। नक्षत्र मालाकार का प्रसंग बहुत सुंदर प्रसंग, कि कैसे जमींदार जो है वो, जैसा मलिकवा जो ये मालिक लोग हैं, जो ये साहूकार हैं, जमींदार हैं, उनके द्वारा ही इस पूरे सूखा को लाया गया है, उनके कानून ने लाया है। गांधी कहते हैं कि दुनिया में इतने अनाज हैं कि हर किसी का पेट भरा जा सकता है, लेकिन अगर कोई भूखा है तो वो किसी साजिश के तहत है, और बात सच मालूम होती है। इस दूसरे भाग में साथ साथ विनोबा भावे के भूमिदान आंदोलन, उसकी चर्चा है। भूदान आंदोलन भी जिसे कहते हैं, और संपूर्ण क्रांति के सूत्रधार जयप्रकाश नारायण के आज़ादी के संघर्ष और उसके बाद राजनीतिक संघर्ष, समता और समाजवाद की लड़ाई का भी जिक्र है। और उसी से जन्मा एक कॉमरेड नक्षत्र मालाकार। नक्षत्र मालाकार नाम जयप्रकाश जी ने ही दिया था, नहीं तो उसका नाम नक्षत्र माली ही रहता, या नक्षत्रा। 1942 की क्रांति में जिसकी बहादुरी की कहानियां सुनकर बूढ़ों की हड्डियां खसमसाने लगती थी, गोरे फौजी तक जिसके नाम को सुनकर घबराते थे, ऐसे साथी को लुटेरा और डकैत कहने का साहस हमने नहीं था। हमने उसे गुमराह कहा। उन्हीं दिनों साप्ताहिक जनता पटना में अकाल पर मेरा एक लंबा रिपोर्टाज प्रकाशित हुआ, जिसमें नक्षत्र के कृत्यों की आलोचना और निंदा की गई थी। नक्षत्र अपने विरोधियों और दुश्मनों की नाक काट लेता था। पूर्णिया भागलपुर में आज भी दर्जनों ऐसे कनकटे हैं जिन्हें नक्षत्र ने सजा दी थी। रिपोर्टाज प्रकाशित होने के 1 सप्ताह बाद मेरे पास नक्षत्र ने जो संवाद भेजा उसका आशय था, जिस नाक कान पर तुम सुनहरे फ्रेम का चश्मा लगाकर लिखते पढ़ते हो, उसको काटने के लिए जब रात में पहुंचा तब तुम लिख रहे थे। उस समय तुम्हारा चेहरा मुझे फूल जैसा लगा। तुम जो मन में आए लिखो, मुझे गालियां दो, मगर एक बार इन गाँव में आकर देखो, सब कुछ भूल जाओगे। आदमी इतना बेदर्द हो सकता है। 7 दिन के भूखे बच्चे के मुंह पर हंसी देखकर जेल, फांसी और नरक सब कबूल करके तुम भी वही शुरू करे वो जो मैं कर रहा हूँ। ऐसे कई प्रसंग, और सरकारी महकमों की निर्लज्जता को भी आप देख पाएंगे कि कैसे जब अंतिम भाग, इस भाग के अंतिम शीर्षक में कैसे फीता काटने
और शिलान्यास पट्ट पे नाम के सही फोटो आने की चर्चा सरकारी महकमे करते हैं, और कैसे कई महीनों से भूखे बच्चे और कई सैकड़ों हजारों के मृत हो जाने, या कहें कि कई लाखों लोगों के मृत प्राय स्थिति पर ये कैसा व्यंग और कैसा फूहड़ व्यंग कि वो माइक पर आकर जोर जोर से यह आह्वान कर रहे हैं कि हमने भूखमरी खत्म कर दी है और बिहार का सूखा खत्म कर दिया है। आज भी स्थिति बहुत हद तक बहुत बदली नहीं है। बिहार जाएं, देखें क्या स्थिति है। देश कैसे चल रहा, कैसे भाग रहा, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं रेंगता हुआ बिहार अब भी देख रहा हूँ। कभी बाढ़ में रेंगता हुआ मृत शरीर लेकर, तो कभी सुखाड़, भूखमरी, बेचारगी, कुपोषण, चर्म रोग, हृदय रोग, कैंसर, जो पूरे देश में शायद सबसे अधिक बिहार में है, उससे रेंगता हुआ व्यक्ति आज भी बिहार का यही सच है। धन्यवाद।